आपको जो बच्चे लाइव थे कल, उनको तो पता होगा कि यूनिट 3 जो हमारी रनिंग कंडीशन में है, उसका चैप्टर 1 कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। आज उससे रिलेटेड कुछ खास प्रॉब्लम्स हमें करनी है। इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें करनी है। कल हम लोग नया चैप्टर यूनिट 3 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फ्रिक्शन, वो शुरू किया जाएगा। समझ में आ गया? कल सब, चूंकि कल नया चैप्टर है, आप लोग रहेंगे नहीं, गर्ल्स रहेंगी, समय निकालिएगा, ढंग से पढ़िएगा। किन्हीं कारणों से नेटवर्क इशू आता है तो आप बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। मतलब मेरा ओवरऑल कहने का सेंस ये है कि आप पूरा सिलेबस प्रॉपर वे में तैयार रखें, लापरवाही ना करें। लापरवाही करेंगे बेटा नुकसान तुम्हारा है, और बाद में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जैसे कि मैंने आपको बोला हुआ है, मैं मेहनत करता हूं, आप भी करिए। एक खास बात जान लीजिए, ये जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना, इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मैं क्या हूं? टीचिंग में कौन करता है? टीचर करेगा, तो मैं टीचर हो गया। यानी कि इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक तो आ जाता है आपका टीचर, और दूसरा कौन आ जाता है? लर्नर। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में दो चीजें हो गई, टीचर एज वेल एज लर्नर। इसमें हमारी जो भूमिका होती है, टीचर की जो भूमिका होती है, वो केवल 30% होती है आपको मेंटेन करने की। कितना परसेंट? वो मैं पूरा करता हूं। मैं इस 30% का जो हमारा रोल बनता है आपके लिए, उसका मैं 100% आपको दे रहा हूं, इवन मोर देन 100% देने का प्रयास करता हूं, क्योंकि और भी बहुत सारी फैसिलिटीज मैंने आपके लिए दी हुई है। टीचमेंट फैसिलिटी दी हुई है, आपको बुक भी नहीं परचेज करना, इवन मैंने बुक भी अपनी बना के खुद आपको मैंने दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। सिलेबस भी इसमें आपको दिया गया है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई नॉर्म, हर चीज एवरीथिंग। यानी कि मैं 30% का मोर देन 100% दे रहा हूं आपको, सारी फैसिलिटीज के साथ। रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, फिजिकल लेक्चर, सारा कुछ दे रहा हूं। दैट इज मोर देन 100% इस 30% का। और आपकी भूमिका होती है कितना परसेंट? 70%। तभी आप पहुंचेंगे 100%। भाई जब मैं अपने का जो मेरा रोल है, मैं उसका 100% दे रहा हूं, तो आप कितना कर रहे हैं? यानी कि जितना मैं करता हूं ना, जितना मैं मेहनत करता हूं, उससे डबल से भी ज्यादा। भाई 3 2 जा 60 प्लस 10% बनाना, यानी कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उससे डबल से भी ज्यादा आपको करनी है विषय वस्तु पर, तब जाकर आप यहां तक पहुंचेंगे। कुछ समझ में आ गई बातें? और आप अपनी आत्मा से पूछिए, क्योंकि आत्मा ही एक ऐसी चीज होती है जो अपने बारे में सच बताती है और कोई नहीं बताता। आप कितना करते हैं? आप कितना करते हैं? अपनी आत्मा से पूछ लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है? आत्मा मरी तो होगी नहीं, तुम्हारी जिंदा तो होगी ना सबकी, सबकी जिंदा आत्माएं हैं, कोई दिक्कत तो है ही नहीं है। सो बेटा कुछ करना है ना लाइफ में, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? कुछ करके दिखाना है ना, तो उसके लिए अभी से मेहनत कर लो। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अब आपके पास 5-6 साल है केवल, ओनली 5 to 6 ईयर नाउ फ्रॉम अब से, यही 6 साल। 2 साल तो आपके ये हो गए सीनियर सेकेंडरी लेवल के, और 3 to 4 ईयर नेक्स्ट ईयर जो आपका ग्रेजुएशन का चलेगा, पीजी का चलेगा। आप केवल यही साल अपने आप को आप संभाल ले, आपकी मौज आ जाएगी, पूरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। इन 4 सालों में अगर आप मेहनत कर जाते हैं तो पूरी जिंदगी आनंद रहेगी। अगर यही 4 साल आपने गंवा दिए तो बेटा ना पूरी जिंदगी धक्के खाने पड़ेंगे, पूरी जिंदगी धक्के खाने पड़ेंगे, हर जगह इंसल्ट होगी, बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो बुद्धिमानी किस में है? 6 साल मेहनत करने में है या 6 साल गंवा देने में? बताइए। सिर्फ 5-6 साल यार, ओनली 5 and 6 ईयर, आपकी मौज आ जाएगी पूरी। मतलब यू आर सेटल्ड पर्सन। आप कैसे व्यक्ति हो जाएंगे?
सेटल्ड हो जाएंगे, बिल्कुल सेटल्ड, कोई दिक्कत नहीं आनी है। इसलिए बेटा आप लोग सभी थोड़ा सा क्यूरियस रहें, अटेंटिव रहें। क्यूरियस का मतलब हो गया थोड़ा सा अपने प्रति जागरूक रहें, जागरूकता बहुत जरूरी है। थोड़ा सा मेहनत करते रहें, ठीक है, सावधान रहें, अटेंटिव होना बहुत जरूरी है, तभी जाके सफलता मिलती है। और आज की डेट में आपको पता है कंपटीशन का जो लेवल है बहुत ज्यादा है। आज की डेट में कंपटीशन का लेवल क्या है, बहुत ज्यादा है। तो हमें उस लेवल से क्या मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा। जो कंपटीशन का लेवल है हमें उससे क्या मेहनत करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सफलता मिलेगी, अदरवाइज सफलता। चंद्रेश, मैंने जो बताया समझ में आया? चलिए आज का टास्क शुरू करते हैं। आज का टास्क जैसे कि मैंने बताया, आज हमारा न्यूमेरिकल सेगमेंट है। आइए शुरू करते हैं। यदि आपने मेहनत से पढ़ाई करी है तो चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो अभी अब आपके सर में दर्द पैदा होना शुरू हो जाएगा। आप ये देखिए कि मैं आपके लिए कितना मेहनत करता हूं आपके लिए। ये सिस्टम लगाया गया किसके लिए, आपके लिए। इस समय क्लास रिकॉर्ड हो रही है, डेटा चार्ज हो रहा है, नहीं डेटा चार्ज हो रहा है, डाटा मेरा चार्ज हो रहा है, सारी फैसिलिटीज आप, फिर भी यदि आप लाभ ना उठाएं तो ये बहुत शर्म की बात है। और फिर चुल्लू भर पानी में क्या करना चाहिए, आप समझदार हैं, चुल्लू भर पानी में क्या करना चाहिए, अब आगे मैं नहीं कहूंगा लेकिन आप सभी समझदार हैं, चुल्लू भर पानी में क्या करना चाहिए, नहा लेना चाहिए। ऐसे भी होते हैं, चुल्लू भर पानी में नहा लेना चाहिए, हैं? चलिए कम टू द पॉइंट। आई एम टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम नंबर 1। फोकस करने। द प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम क्या है, द प्रॉब्लम इज अ बैलून हैज मास 10 ग्राम इन एयर। एक बैलून है, ये बैलून, दिस इज योर बैलून, इसका मास कितना है, द मास इज 10 ग्राम। नेक्स्ट, हवा में, कहां पर, मास इक्वल टू 10 ग्राम इन एयर, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे क्या है, द एयर एस्केप फ्रॉम द बैलून एट यूनिफॉर्म रेट। और आपने इसके मुंह को खोल दिया और यहां से एयर निकल रही है, हवा निकल रही है, बैलून फुला हुआ था, हमने उसके मुंह को खोल दिया तो एयर आपकी बहुत तेजी के साथ क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, यूनिफॉर्म रेट विद वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां से एयर निकल रही है और जो वेलोसिटी है वो कुछ ये है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई डाउट? ओके। एंड बैलून श्रिंक कंप्लीटली। फिर क्या होता है कि ये बैलून श्रिंक होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है, श्रिंक, समझ रहे हैं ना, सिकुड़ना, श्रिंक इन, श्रिंक, श्रिंक इन 2 सेकेंड। दो सेकेंड के अंदर आपका बैलून पूर्णतया श्रिंक हो जाता है, पूर्णतया श्रिंक हो जाता है। सॉरी 2 सेकंड नहीं भाई, 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड में श्रिंक हो जा रहा है। कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बैलून। श्रिंकिंग में ये जो फोर्सेस लग रहे हैं, ये फोर्स कितना है। देखो कैसा सवाल आया, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, सवाल देखो कैसा घुमा के पूछा गया। भाई एक बैलून है, उस बैलून में आपने उसको फुला के रखा हुआ है, अगर हम हवा में उसका मास निकालते हैं, देन मास इज 10 ग्राम। आफ्टर दैट हमने बैलून के मुंह को ओपन कर दिया और बैलून से हवा जो है वो बहुत तेजी के साथ निकल रही है और वेलोसिटी जो है वो है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट दिस पर्टिकुलर बैलून shrink
in 2.5 second. Then value, what are the applied on the value? अब आप वैल्यू पे कितना फोर्स अप्लाइड, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको पहले भी न्यूमेरिकल सिखाए हैं, सबसे पहले हमें लिखना होता है व्हाट आर गिवन इन द क्वेश्चन। सबसे पहले स्टेटमेंट को गौर से पढ़िए, उसमें क्या क्या चीजें गिवन है उसे आप निकालिए, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। गिवन मास ऑफ बैलून से स्मॉल m इक्वल टू 10 ग्राम। ओके, वेलोसिटी v equal to 5 centimeter per second. Okay, next, time taken to shrink the balloon is 2.5 second. We have to find out the force applied on shrinking. होने में कितना फोर्स, आप बताइए अभी तक ये सारी चीजें आपके समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना? अब हमको बेटा यहाँ पे सोल्यूशन निकालना है सारी चीजें। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये शुरू करते हैं, अभी नई चीजें आएंगी। सोल्यूशन, यू नो, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जो हमारा सेकंड लॉ था वो यही था, F इक्वल टू dP अपॉन dt। था या नहीं था? अगर हम P को रखते हैं ये बनेगा d बाई dt ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, या ये हो जाएगा dm अपॉन dt इंटू वेलोसिटी, dm बाई dt इंटू वेलोसिटी। कुछ समझ में आया? मतलब मास ये हो गया, टाइम ये हो गया, वेलोसिटी ये हो गया। और आप जरा देखिए, हमारे पास m है तो m बाई टी करना पड़ेगा, तो यहां से हमें dm बाई dt मिल जाएगा। वेलोसिटी ऑलरेडी हमारे पास है, और फोर्स क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो dm अपॉन dt, अब क्या करना है हमें, dm बाई dt। dm क्या है, मास, स्मॉल अमाउंट ऑफ मास। dt क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, dt टाइम। टाइम और वेलोसिटी हमारे पास सारी क्या है, गिवन है। तो अब क्यों ना इन चीजों को रखा जाए। तो dm कितना हो गया बेटे, 10 अपॉन 2.5, 10 अपॉन 2.5 मल्टीप्लाइड बाई, कुछ समझ में आया? तो क्या हो गया, 2.5 5 20, क्या 20, क्या 20 जो फोर्स निकला, 20 क्या, कौन सा फोर्स, न्यूटन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि न्यूटन एसआई सिस्टम में होता है। यहां पर गौर करिए, मास किसमें दिया है, सीजीएस में, वेलोसिटी किसमें है, सीजीएस में, तो फोर्स भी किसमें आएगा, और सीजीएस में फोर्स की यूनिट मैंने आपको पढ़ाई है, बताइए क्या, डाइन, क्या डाइन, यानी कि 20 डाइन। दिस वन इज योर आंसर। ये ध्यान रखिएगा कि हम कैलकुलेशन किस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कर रहे हैं। जिस सिस्टम ऑफ यूनिट में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसी सिस्टम ऑफ यूनिट में आपको आंसर भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे मैंने आपको एनर्जी के लिए भी बताया था, SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, बट इन सीजीएस सिस्टम दैट बिकम्स अर्ग, ERG। जरा याद करिए, जब डायमेंशनल एनालिसिस आपको पढ़ाई थी, उस समय हमने इन सारी चीजों को डिस्कस किया था। ठीक है ना, 50 फॉर्मूले प्रॉपर वे में कराए गए थे। समझ में आ गया भाई? तो आंसर कितना आ गया बेटा, 20 डाइन। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है तो क्लियर करिए। लाइव जो बच्चे बैठे हैं, किसी को डाउट है क्या बेटा, किसी को डाउट है तो पूछिए, लाइव स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं।
एक और प्रॉब्लम उठाते हैं, प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट, प्रॉब्लम नंबर अगली देखते हैं इसमें क्या है और हमें क्या इवेल्युएट करना है, और आप भी तैयार हो जाइए इसको करने के लिए। आपको हमने इस बुक में टोटल 8 प्रॉब्लम देके रखी हैं, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 8 हैं, आपको सारी करनी है। इसमें से 2-3 मैं करा रहा हूं जो मेन है, बाकी सारी आपको करनी है। तो आइए एक और शुरू करते हैं। अब बुलेट ऑफ मास 0.04 किलोग्राम मूविंग विद स्पीड 90 मीटर पर सेकेंड। आइए जरा देखते हैं, ये रही बुलेट, क्या है ये, समझ में आ गया? ये जो बुलेट है इसका जो मास है, मास ऑफ बुलेट इज 0.04 किलोग्राम। द मास ऑफ बुलेट इज 0.04 किलोग्राम एंड मूविंग विद वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकेंड। ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है उसका वैल्यू है 90 मीटर पर सेकेंड। ध्यान समझिएगा, बंदूक फायर कर दिया, बुलेट फायर हो गई। जैसे बंदूक से गोली निकलती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 90 मीटर, यानी कि 1 सेकंड में वो 90 मीटर ट्रेवल कर जाती है, इतनी स्पीड है। और उसका मास 0.04 किलोग्राम है, यानी कि 40 ग्राम ओनली। कितने ग्राम, 40 ग्राम, ओनली 40 ग्राम की बुलेट है, कोई ज्यादा की मात्रा की नहीं है। 40 ग्राम है, 40 ग्राम है, कितनी ग्राम है भाई बताइए? 4 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो इसको आप 1000 से तोड़ेंगे तो कितना आएगा, अरे कितना आएगा, 10⁻⁻3। ये मल्टी, उसे हमें किलोग्राम में ही इवेल्युएट करना है। तो आइए चलते हैं आगे। ओके, एंटर ए हैवी वुडन ब्लॉक। गोली जा रही थी, एक यहां पर हैवी वुडन ब्लॉक था, लकड़ी का टुकड़ा। क्या था, आपने वुडन ब्लॉक पर बुलेट को फायर किया था। ये कौन सा ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, दिस इज योर वुडन ब्लॉक। अब आपने वुडन ब्लॉक पर इस प्रकार से फायर किया, गोली आ रही है, ठीक है। किस पे फायर किया था, वुडन ब्लॉक पर। फिर क्या हुआ, एंटर ए हैवी वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। और ये अंदर तक घुस गई, यहां तक घुस गई है, देखिए कितना अंदर गई, कितना अंदर घुस गई वुडन ब्लॉक में। धमाकेदार प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आते हैं। वुडन ब्लॉक में 60 सेंटीमीटर अंदर पेंट्रेट कर गई और रुक गई। यहां पर क्या हो गया, स्टॉप हो गई है, यानी कि यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। भाई गोली कितना घुसेगी, जितना घुसती, जितना एनर्जी थी अंदर घुस गई। कितना घुसी, 60 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट रुक गई, रुक गई। कौन रुक गया, बुलेट। कहां रुक गई, बुलेट इनसाइड वुडन ब्लॉक। What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? अब आपको बताना है कि जब ये गोली यहां से अंदर पेंट्रेट कर रही थी तो जाहिर सी बात है ये वुडन ब्लॉक इस पर एक रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा था। क्या लगा रहा था, यानी कि गोली के बुलेट के पेंट्रेट करने का क्या कर रहा था, ये अपोज कर रहा था, रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा था। एफ इक्वल टू हाउ मच, यानी कि जैसे कोई गोली अगर हमें मारता है, हमारी बॉडी में बुलेट क्या करेगी, एंटर करेगी। तो हमारी बॉडी जो है उस बुलेट के अंदर जाने का क्या करेगी, अपोज करेगी, अपोज करेगी ना। अगर अपोजिशन कम है तो बुलेट पेंट्रेट करके निकल जाएगी। अगर अपोजिशन साउंड है तो हो सकता है थोड़ा पेंट्रेट करे, हो सकता है आधे तक अंदर जाए। वो हमारे बॉडी के रेजिस्टिव सिस्टम पर डिपेंड करेगा। किसके सिस्टम पर डिपेंड करेगा, रेजिस्टिव। अब जैसे हमारी बॉडी अगर मेटालिक हो गई तो गोली आएगी, टकराएगी, गिर जाएगी। भाई बॉडी मेटालिक है, गोली उसे पेंट्रेट नहीं कर सकती, आएगी, टकराएगी, गिर जाएगी। समझ में आ रहा है ना। अब बताइए अब कैसे इवेल्युएट करेंगे यार, एक गोली है,
उसका मास इतना है, इतनी वेलोसिटी से वो जा रही है, वुडन ब्लॉक पे टकराती है, अंदर तक घुस जाती है 60 सेंटीमीटर तक। और आप बताइए लकड़ी ने, वुडन ब्लॉक ने इस गोली को अंदर घुसने में कितना फोर्स लगाया कि अंदर ना घुसे। व्हाट इज द रेजिस्टिव फोर्स बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट, बुलेट पर कितना फोर्स लगाया। यू नो, जैसे कभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहला काम, read statement carefully and find out what is given in the problem। कौन कौन सी चीजें प्रॉब्लम में दी गई हैं तो निकालिए फटाफट। सबसे पहले क्या दिया गया है, मास ऑफ बुलेट इक्वल टू 0.04 किलोग्राम, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल टू 90 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जितना पेंट्रेट हुई, दिस इज योर डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस एस इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 60 सेंटीमीटर है तो आप भली बात जानते हैं हमें कैलकुलेशन किस में करना होता है, मीटर में, क्योंकि सारी देखो एसआई सिस्टम में है, ये भी एसआई सिस्टम में है, तो इसको भी किस में कर लिया जाए, एसआई सिस्टम में कर लिया जाए। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। हमने इसे 100 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, एंड वी गॉट 0.6 मीटर, यानी कि कितना घुस गई, 0.6 मीटर अंदर घुसी हुई थी। एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, वी हैव टू डिटरमाइन रेजिस्टिव। बताइए समझ में आया। अगर हम बात करते हैं रेजिस्टिव फोर्स की, तुरंत आपके दिमाग में ये बात चलनी चाहिए कि फोर्स हमें निकालना है, तो फोर्स के हमारे पास दो ही फॉर्मूले हैं, P इक्वल टू dP/dt। तो मोमेंटम का कहीं कोई रोल नहीं बनता, टाइम इसमें दिया नहीं गया है, तो वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। दूसरा आता है F इक्वल टू ma, ये भी सेकेंड लॉ ही है। F इक्वल टू dP/dt, ये भी सेकेंड लॉ ही है। F इक्वल टू ma, ये भी सेकेंड लॉ ही है, चूंकि हमने डेरिवेशन किया है। अब ये वाला लग सकता है F इक्वल टू ma, m दिया गया है, a नहीं है, ए आपको डिटरमाइन करना। ये चीजें आपके दिमाग में तुरंत चलनी चाहिए, यार एफ निकालना है, एफ इक्वल टू एम में होता है, एम इज गिवन, ए इज नॉट गिवन। फर्स्ट वी हैव इवेल्युएट एक्सेलरेशन, यानी कि सबसे पहले हमें क्या इवेल्युएट करना होगा, एक्सेलरेशन इवेल्युएट करना होगा। अब फिर सोचिए एक्सेलरेशन इवेल्युएट करने के तीन तरीके, कौन कौन से तरीके हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी जो अभी हमने पढ़ा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और एक और पढ़ा था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तो फॉर्मूले पढ़े हैं। अब एक्सेलरेशन इवेल्युएट करना, ये चीजें दिमाग में आपको फटाक चलनी चाहिए, विद इन सेकेंड इशारा हो जाना चाहिए। मुझे तो आपको बताने में समय लगता है, ठीक है, मुझे आपको बताने में समय लगता है, लेकिन ये चीजें ब्रेन में क्या होनी चाहिए, वेरी फास्ट, एज सच जस्ट रिएक्शन टाइम। जो हमारा रिएक्शन टाइम होता है, जिस बच्चे का रिएक्शन टाइम जितना कम होता है वो उतना तेज माइंड का बच्चा माना जाता है। जिसका रिएक्शन टाइम ज्यादा होता है वो तो सोच रहा है क्या करूं क्या करूं क्या करूं, सोचता ही रह गया, लंबा रिएक्शन टाइम हो गया। मतलब बहुत शॉर्ट रिएक्शन टाइम होना चाहिए। अब आप बताइए, आपके सामने मैंने तीनों फॉर्मूले लिख दिए, ये चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, हम कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, थर्ड, जवाब एकदम सही है। अब आप बताइए आपने थर्ड को क्यों चूज करा, हाँ, क्योंकि इसमें कहीं टाइम का कोई जिक्र ही नहीं है भाई। अगर टाइम का जिक्र होता तो F इक्वल टू dP/dt वहीं इसका रगड़ देते, वहीं काम कर हो जाता, लेकिन नहीं है, तो हमें थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करके आप क्या इवेल्युएट करोगे, एक्सेलरेशन। अब यहां पर आइए सोल्यूशन, अब इसमें भी सोचना पड़ेगा, आइए चलते हैं सोल्यूशन। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ
and the formula is v square equal to u square plus 2as. okay, आइए, v is the final velocity, u is the initial velocity, a is acceleration, s is the distance traveled by the bullet. ओके, अब आइए जरा देखते हैं, गोली यहां आके रुकती है ना, दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी। बुलेट इतने तेजी के साथ चल रही है तो ये v नहीं होगी, क्योंकि इस सिचुएशन में ये क्या हो जाएगी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां पर आपको अपडेट करना है इनिशियल वेलोसिटी व्हाट, u, और अब नई चीज आ गई फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या, v इक्वल टू, क्योंकि जीरो, क्योंकि बुलेट यहां आके रुक जा रही है, बुलेट आके क्या हो रहा है, हो जा रही है, रुक जा रही है, तो वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। आइए बेटे, तो ये हो गया जीरो स्क्वायर, हो गया ना, और u क्या है 90 स्क्वायर, बोलो भाई, प्लस 2a इंटू 0.6 और 2a इक्वल टू माइनस, ए निकाल लो ना, 2a इंटू 0.6 कर लो, 2a इंटू 0.6 इक्वल टू माइनस 90 स्क्वायर, तो a इक्वल टू माइनस 90 स्क्वायर अपॉन 6 टू द 12, 1.2, 6 टू द 12 हो गया ना, तो 1.2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं और एक्सेलरेशन की वैल्यू को डिटरमाइन करिए 90 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 1.2, एवेलुएट करिए, सभी जल्दी करिए एवेल्युएशन। बताइए जल्दी, इवेलुएट करिए बेटे, 90 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 1.2, नाइनटी इंटू 90 कितना हो जाएगा, हो गया 8100, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 81 8100 डिवाइडेड बाई 1.2, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -65, 6750 है शायद, है ना, हाँ 6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। कितना मिलेगा एक्सेलरेशन कितना, माइनस ही आएगा बेटे, नाइन्टी का स्क्वायर है, माइनस का थोड़ी स्क्वायर है। माइनस क्यों लगाया गया, माइनस यहां पर ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये डिक्लेरेशन है। कौन सा है, मैंने आपको दोनों के बारे में गहराई में समझाया था। एक्सेलरेशन क्या था, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर जैसे मोटरसाइकिल में क्या होता है, एक्सेलरेटर, जब आप एक्सेलरेट करते हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। यहां पर वेलोसिटी क्या हो रही है, यहां पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा थी, 90 मीटर पर सेकंड थी, घट रही है, घटते घटते शून्य हो गई, घटते घटते क्या हो गया, तभी तो माइनस आया। दिस इंडिकेट दिस इज द डिक्लेरेशन। जबकि माइनस साइन यूज में नहीं आता, वो सिर्फ ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक्सेलरेशन है, बढ़ता हुआ या घटता हुआ। समझ में आ गया, क्लियर हो गया बेटे। यू गॉट द आंसर, ए इक्वल टू -6750 स्क्वायर मीटर, बट वी हैव टू फाइंड आउट फोर्स। सो F इक्वल टू, नाउ मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करिए एंड फाइंड आउट द रिजल्ट। जल्दी फाइंड आउट करिए। यहां पर भी माइनस साइन आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्स निगेटिव है। फोर्स निगेटिव इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि वो रेजिस्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स है,
देखो बेटा फोर्स भी दो प्रकार के, अगर फोर्स से आपकी स्पीड बढ़ रही है तो पॉजिटिव फोर्स है, अगर फोर्स से आपकी स्पीड घट रही है तो नेगेटिव हो गया। सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ में आया? मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट निकालिए कितना आया। F इक्वल टू माइनस 0.04 इंटू 6750 and got the F equal to minus 270 Newton, minus 270 Newton, and here the minus sign indicate resistive force. माइनस साइन क्या दिखा रहा है? This minus sign indicate that the force is resistive in nature. The force in resistive in nature. क्लियर हो गया? टोटल प्रॉब्लम कितनी है? 8। मैंने उसमें से कितनी करा दिया? आपको बाकी की 6 करनी है। प्रोसेस सेम लेना जो मैंने आपको तरीका बताया है। पहले कोशिश करिए प्रॉब्लम को पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन की। पिक्चर जब बन जाती है तो चीजें हमें आसानी से समझ में आ जाती हैं। उसके बाद देखिए आपको क्या गिवन है, क्या फाइंडिंग है, फाइंडिंग्स क्या क्या हैं, और उसके बाद सोल्यूशन बनाना शुरू करें। और ये चीज आपको ज्यादा मात्रा में करनी है जिससे कि आपकी स्पीड बढ़े। पहले सवाल में स्पीड बड़ी कम होगी, धीरे धीरे आप बहुत सारे सवाल लगाते रहोगे, न्यूमेरिकल्स लगाते रहोगे तो आपकी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज कर जाएगी। और स्पीड की बढ़ने की बहुत जरूरत है, स्पीड बढ़ने की। समझ में आ गया? आज के लिए बस इतना ही। लाइव बच्चे किसी को दिक्कत है बेटा? आज बस इतना ही रहेगा।